Good morning to all of you. Today we read the chapter 1 Physical World. All of you think that it is very difficult chapter because of very laws, but it not as difficult chapter. It is very easy. I read this chapter in a very easy way. I hope you have learned from this. Okay? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फिजिक्स क्या होती है. पहले तो मैं आपको बता देती हूँ इस चैप्टर के अंदर आपका डिलीटेड पोर्शन कौन सा है. इस चैप्टर के अंदर आपका डिलीटेड पोर्शन है स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, फिजिकल टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी एंड नेचर ऑफ फिजिकल लॉज. वैसे नेचर ऑफ फिजिकल लॉज बेसिक चीज़ें आपको पता होगी. और फंडामेंटल फोर्सेस. व्हाट इज़ फिजिक्स. फिजिक्स के अंदर क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए. फिजिक्स किस चीज़ के साथ डील करती है, किस स्टडी के साथ डील करती है. फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर. फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर क्या होते हैं, जैसे कि हमारी वीक फोर्स हो गई, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हो गई, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गई. ये होती हैं हमारी फंडामेंटल फोर्सेस नेचर की. ओके, नाउ वी कम एट द पॉइंट. व्हाट इज़ फिजिक्स. आपको पता होना चाहिए फिजिक्स क्या होती है. फिजिक्स होती क्या है बच्चों कि फिजिक्स साइंस की एक ब्रांच होती है जो बेसिक लॉ ऑफ नेचर को साथ डील करती हैं. सॉरी, हम कह सकते हैं फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ बेसिक लॉ ऑफ नेचर. ओके, नाउ इसके बाद इसके अंदर कह रखा है व्हाट इज साइंस एंड सो कॉल्ड साइंटिफिक मेथड. साइंस और सो कॉल्ड साइंटिफिक मेथड होती क्या है. साइंस क्या होती है. साइंस जो होती है वो एक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज होती है, ठीक है, जिसके अंदर एक नेचुरल फेनोमेना होता है जो हम ऑब्टेन करते हैं बाय द एक्सपेरिमेंट, बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्यूरेट रीजनिंग. हम कह सकते हैं साइंस इज एन ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज अबाउट द वेरियस नेचुरल फेनोमेना which is obtained by experiments, observations and accurate reasoning. Okay, then साइंस दो टाइप की होती है, बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंस. इसी के अंदर आपकी फिजिक्स भी आ जाती है. व्हाट इज फिजिक्स, इसका आंसर आपको यहाँ फिर मिलेगा. फिजिक्स क्या हो बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंस दो पार्ट होते हैं साइंस के. बायोलॉजिकल साइंस क्या होती हैं जो लिविंग थिंग्स के साथ डील करती हैं, जिसको हम बोटेनी, जूलॉजी, ऑर्निथोलॉजी एटसेट्रा, ये सारी बायोलॉजी के अंदर जो टाइप्स होते हैं उनको हम कहते हैं बायोलॉजिकल साइंस. सेकेंड होती है हमारी फिजिकल साइंस. फिजिकल साइंस के अंदर फिजिक्स और केमिस्ट्री आती हैं. फिजिक्स हमने बताया था बेसिक क्लास के साथ डील करती हैं, और केमिस्ट्री जो किसी भी हर एक सब्सटेंस की स्ट्रक्चर को, उसकी कंपोजिशंस को, जो उसके अंदर पार्ट्स टेक प्लेस करते हैं, उसे हम केमिस्ट्री कहते हैं. केमिस्ट्री डील विद द स्टडी ऑफ एवरी सब्सटेंस, इट्स स्ट्रक्चर, इट्स कंपोजिशन एंड चेंजेस इन विच इट टेक पार्ट. ओके, और साइंटिफिक मेथड क्या होता है. साइंटिफिक मेथड वो होता है जो साइंटिस्ट के द्वारा स्टडी किए जाते हैं, जैसे कि नेचुरल फेनोमेना, और उनसे फिर लॉज बनाए जाते हैं. उस फेनोमेना को हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं. जैसे कि हम कह सकते हैं द स्टेप बाय स्टेप अप्रोच यूज्ड बाय साइंटिस्ट जिसके द्वारा वो स्टडी करते हैं, जिस चीज़ के बारे में वो स्टडी करते हैं. द स्टेप बाय स्टेप अप्रोच used by a scientist in studying natural phenomena and establish law. This phenomena called scientific method. Okay, and after this all of you are able to see that कि जो फिजिक्स होती है उसकी दो प्रिंसिपल थर्स्ट होते हैं. वो कौन सी होती है. यूनिफिकेशन और रिडक्शन. रिडक्शन को हम रिडक्शनिज्म भी कह सकते हैं. यूनिफिकेशन या रिडक्शनिज्म. यूनिफिकेशन क्या होता है और रिडक्शनिज्म क्या होता है, ऑल ऑफ वांट यू नो. ओके, आई होप यू नो. वो अटैम्प्ट जो फंडामेंटल फोर्सेस या फिर हम कह सकते हैं नेचर की फंडामेंटल फोर्सेस को यूनिफाई करें, उसे हम यूनिफिकेशन कहते हैं. एंड रिडक्शनिज्म क्या होता है. रिडक्शनिज्म भी इसी से रिलेटेड होता है. इसके अंदर हम मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स होते हैं, या फिर उनको हम कह सकते हैं माइक्रोस्कोपिक कॉन्स्टिट्यूएंट को एक्सप्लेन करते हैं, उसको रिडक्शनिज्म कहा जाता है. नाउ
आप आई होप आपको समझ आ गया होगा। वी गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, दो फंडामेंटल फोर्सेस के बीच के अंदर होते हैं ये माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक फंडामेंटल फोर्सेस, या माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, इनके बीच में फंडामेंटल फोर्सेस होती हैं। जैसे कि मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के अंदर हम कह सकते हैं मस्कुलर फोर्स, कांटेक्ट फोर्स, स्पॉट के लिए फ्रिक्शन फोर्स ऑफ जो स्ट्रिंग और स्प्रिंग के द्वारा एग्जर्ट की जाती है, विस्कस फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, देन इसके बाद ये होती हैं हमारी कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। ये जो सभी जो फोर्सेस मैंने अभी आपको बताई हैं, ये सभी मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के बीच, फोर्सेस के बीच के अंदर इसकी दो फंडामेंटल फोर्सेस होती हैं। वो होती हैं ग्रेविटेशनल फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आप कह सकते हैं। जो फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं वो दो टाइप्स के अंदर डिवाइड हो जाती हैं, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक के अंदर हो जाती हैं ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और माइक्रोस्कोपिक के अंदर, माइक्रो से आपको पता चल रहा है वर्ड से कि जो माइक्रोस्कोपिक वर्ड है, जो माइक्रोस्कोपिक वर्ड है उसी से माइक्रो अगर हम वर्ड देखें उसी से पता चल रहा है छोटी, मीन्स वीक फोर्सेस। तो इसके अंदर होती है एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और एक वीक न्यूक्लियर फोर्स, जो अब हम पढ़ेंगे। ओके, नाउ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सी फोर्स होती है, म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में बाय देयर मास, इसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए। ये होती है हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला जी। यहाँ पर जो होता है ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, m1 m2 मासेस के बीच के अंदर होता है, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच के अंदर, r स्क्वायर ये होती है हमारी दो बॉडीज़ के डिस्टेंस, ठीक है, जिस डिस्टेंस से वो सेपरेट आउट होते हैं, ये होता है r हमारा डिस्टेंस। ओके, अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टीज़। ये हमारी यूनिवर्सल अट्रैक्टिव फोर्स होती है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ टू बॉडीज़। यहाँ पर फॉर्मूले के अंदर आप देख सकते हैं कि जो m1 है और m2 ले गए हैं, तो दो बॉडीज़ के मास के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इसका प्रोडक्ट। ओके, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है, ये लॉन्ग रेंज फोर्स होती हैं। आपको जो मैं प्रॉपर्टीज़ बता रही हूँ उनसे आपको पता चलेगा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स के बीच में डिफरेंस क्या है। ओके, ध्यान से सुनना। लॉन्ग रेंज फोर्स होती है ये, इसको कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती इसके ऑपरेट करने के लिए। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है दो बॉडीज़ के बीच में होती है और किसी अदर बॉडीज़ के प्रेजेंस के ऊपर डिपेंड नहीं होती। ये नेचर की सबसे वीकेस्ट फोर्स होती है, ये सेंट्रल फोर्स होती है। मतलब क्या है इसका, ये जो है एक्ट करती है एज ए लाइन जॉइनिंग, जो दो बॉडीज़ के सेंटर को लाइन जॉइन करती है, एज अ एक्ट करती है ये सेंट्रल फोर्स। ये कंजर्वेटिव फोर्स होती है। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है दो बॉडीज़ के अंदर, वो क्यों ऑकर होती है, बाय एन एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल। उनके बीच के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होती है, ये फोर्स दो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में एक्ट करती है, उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं जब वो रेस्ट पर होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कॉलम लॉ, मैं आपको इसकी थोड़ी हिस्ट्री बता रही हूँ, थोड़ा पहले का बता रही हूँ। अगर आप एनसीईआरटी में देखिए, मैं आपको एक्स्ट्रा बताना चाहती थी, दैट्स व्हाई आई से सो। बुक वाला भी मैं आपको बताऊंगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है जो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में फोर्स होती है, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। जब चार्जेस रेस्ट पर होते हैं तो ये फोर्स जो
ये फोर्स जो होती है वो कोलम्ब लॉ के द्वारा दी गई है। जो अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं जो अलाइक चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं और जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपल्स होते हैं। आप मैग्नेट ले सकते हैं, अगर दो कोई भी, सपोज करो ये मैग्नेट है, इसके ये सेम पोल है, लाइक चार्जेस हो गए, और कैप की तरफ इसके अनलाइक चार्जेस हैं, तो ये ऐसी होंगी तो ये रिपेल करेंगी। एंड अगर इसके अनलाइक चार्जेस होंगे, ये एक चार्ज हो गया, अगर इसकी दूसरी पोल इससे अट्रैक्ट होगी तो ये इससे अट्रैक्ट हो जाएगी, अदरवाइज ये लाइक चार्जेस होंगे तो ये रिपेल हो जाएगी। ये तो आपको पता ही है। नाउ, और जो दो पोल्स पर फोर्स एक्ट करती है, दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच में, उसको हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है, ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला F = 1/4 पाई E0। ये क्या होता है? E0 क्या होता है? वैक्यूम की परमिटिविटी होती है, जो हम E0 से डिनोट करते हैं। इसकी स्पेसिफिक वैल्यू भी होती है। देन डॉट Q1 Q2 ये आपके पॉइंट चार्जेस हैं। R स्क्वायर, यही पहले भी बताया गया था आपको, R जो है डिस्टेंस है यहाँ पर। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की प्रॉपर्टीज़। ओके, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव हो सकती है, ओनली अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है, और ग्रेविटेशनल फोर्स कौन से लॉ को? ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को ही ओबे करती हैं। दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ लॉन्ग रेंज फोर्स है और किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। ऐसा ही हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर था, ये भी सेंट्रल फोर्स होती है और ये भी कंजर्वेटिव फोर्स होती है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻36 टाइम्स स्ट्रोंगर होती हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अराइज क्यों होती हैं? बिकॉज ऑफ एक्सचेंज ऑफ फोटॉन्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जब एक्सचेंजिंग होती है तो वो फोटॉन्स वहाँ पर ऑकर होते हैं, फोटॉन्स का एक्सचेंज होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होती है वो अराइज होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो होता है नेचर होता है कुछ मैक्रोस्कोपिक फोर्सेस का, ये आपकी बुक के अंदर नहीं है, मैं बता रही हूँ। जैसे कि कांटेक्ट फोर्स होती है दो बॉडीज़ के बीच के अंदर, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इलास्टिक फोर्स इन स्प्रिंग, वैन वाल फोर्स, फोर्स इन टॉर्क स्प्रिंग और रॉप या स्ट्रिंग या स्प्रिंग। ओके, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रोंगर क्यों होती है? बता सकते हैं आप में से? गेस? आई एम सॉरी, ये इसलिए होती है क्योंकि जो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो उतना ही लगता है। मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाती हूँ। मान लीजिए आपने इस बुक को होल्ड कर रखा है, तो आप क्या करोगे? इसके अंदर आप करोगे, आपने इस बुक को होल्ड किया, जो ग्रेविटेशनल फोर्स थी वो बुक की लार्ज मास की वजह से नीचे लग रही थी, और अगर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके बराबर हम लगा रहे हैं, उसके इक्वल हम फोर्स लगा रहे हैं हमारी हैंड से, तो वो हो जाएगी हैंड फोर्स। मान लेते हैं हम, वैसे हैंड फोर्स नहीं होती। ओके, देन ग्रेविटेशन फोर्स नीचे लगेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर लगेगी, और हमने इसको बैलेंस कर रखा है तो हमने उतनी तो फोर्स लगाई ही है, इसीलिए तो हम इसको यहाँ पर रख पा रहे हैं। अगर हम इससे ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ये ऊपर आ जाएगी। ओके, तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ड्यू टू लार्ज मास और ह्यूज मास, वो उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर करेगी, बट हम हमारे हैंड से उस बुक को होल्ड कर रखा है तो हम उसके इक्वल फोर्स लगाएंगे, जिसकी वजह से वो बैलेंस हो जाएगी। अगर हम नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करें, जो चार्ज कॉन्स्टिट्यूएंट होता है हमारी हैंड पर और बुक के सरफेस ऑफ कांटेक्ट पे,
अभी बताया था कांटेक्ट फोर्स बिटवीन टू बॉडीज, कांटेक्ट फोर्स टच करने से ही कांटेक्ट फोर्स अराइज होता है, ठीक है। देन जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है वो इजीली हो जाती है और ग्रेविटेशनल फोर्स इजीली नहीं हो पाती, हमें उसकी इक्वल फोर्स लगानी पड़ती है उसको बैलेंस रखने के लिए, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स स्ट्रॉन्गर होती है देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, आपको समझ आ गया। जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है वो कौन सी फोर्स होती है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो होती हैं वो बाइंड करती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर एक साथ, उसको हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स विच बाइंड टुगेदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ओके, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होते हैं वो हम उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। ओके, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो होती है इसका स्ट्रॉन्गेस्ट इंट्रैक्शन होता है नेचर के अंदर, जो 10⁻38 टाइम स्ट्रॉन्ग होती है ग्रेविटेशनल फोर्स से, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कितने टाइम ज़्यादा थी? 10⁻36 टाइम ज़्यादा थी। याद रखना ये चीज़ आपकी काम की है, बहुत काम की है। आपकी बुक के अंदर इसको 100 टाइम कह रखा है, वैसे तो होती 100 टाइम है लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से 100 टाइम ज़्यादा होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻38 टाइम स्ट्रॉन्गर होती है। ये शॉर्ट रेंज फोर्स होती हैं। ये आ गई ना हमारी माइक्रोस्कोपिक के अंदर, जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की थी फोर्स, दो फंडामेंटल फोर्स, वो थी ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब आ गई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये शॉर्ट रेंज होती है और ये बेसिकली अट्रैक्टिव फोर्स ही होती है, रिपल्सिव होती है तब जब डिस्टेंस, कोई भी न्यूक्लियॉन्स का बीच का डिस्टेंस जो होता है वो 0.5 फर्मी से कम हो, तब ये रिपल्सिव फोर्स हो सकती है, अदरवाइज ये अट्रैक्टिव फोर्स ही रहती है। ये नॉन सेंट्रल फोर्स होती है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती है। इसके जो चार्ज होते हैं वो इंडिपेंडेंट कैरेक्टर होते हैं। ये ऑकर कैसे होती है? ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स, जिनको हम आयनाइजेशंस कह सकते हैं। ओके, जो वीक न्यूक्लियर फोर्स होती है वो क्या होती है, ये कब अपीयर होती है? ये फोर्स जो होती है सिर्फ एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच के अंदर ही अपीयर होती है, जो न्यूक्लियर प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि बीटा डीके ऑफ न्यूक्लियस। जो बीटा डीके होता है न्यूक्लियस, वो जो न्यूक्लियर प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं वो बीटा डीके। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो जो होते हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ बिकॉज ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स। जो वीक न्यूक्लियर फोर्स होती है वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रॉन्ग होती है, और जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से कम या फिर वीक फोर्स होती हैं। अब हम इसके प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। इस जो वीक, कोई भी प्रोसेस जिसके अंदर न्यूट्रिनो और या एंटी न्यूट्रिनो इन्वॉल्व होते हैं वो वीक न्यूक्लियर फोर्स के द्वारा गवर्न होते हैं, क्योंकि ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो सिर्फ वीक न्यूक्लियर या फिर सिर्फ वीक न्यूक्लियर फोर्स को इंटरेक्ट करते हैं या फिर वीक ऑब्जेक्ट को इंटरेक्ट करते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंटरेक्शन नहीं करते। जो वीक न्यूक्लियर फोर्स होती है वो 10⁻25 टाइम स्ट्रॉन्गर होती है दैन ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। ये न्यूक्लियर साइज की रेंज होती है या ऑपरेट करती है, इट ऑपरेट ओनली थ्रू ए रेंज ऑफ न्यूक्लियर साइज। न्यूक्लियर साइज की रेंज क्या होती है आपको पता होगा, 10⁻⁻15 मीटर। मैसेंजर पार्टिकल्स विद ट्रांसमिट वीक फोर्स बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल और मैसिव वेक्टर बोसन्स। ओके, वट आई वॉन्ट टू से, मैं कहना क्या चाहती हूँ कि जो मैसेंजर पार्टिकल्स होते हैं वो वीक फोर्स को ट्रांसमिट करते हैं बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल, जिसको हम मैसिव वेक्टर बोसॉन्स कहते हैं, जैसे कि जेड हो गया। जो न्यूट्रिनो होता है वैसे वो एक एलिमेंट्री पार्टिकल होता है, जीरो के साथ हमेशा रेस्ट पर रहता है और जीरो चार्ज होता है उसके ऊपर।
और जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि उनका ग्रुप होते हैं, वो होते हैं बैरियंस, मेसॉन्स, लेप्टॉन्स। जैसे कि अब मैंने आपको पहले बताया था, आई मेसॉन्स कहा जाता था, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के अंदर पार्टिकल एक्सचेंज हो रही थे, उनको हम मेसॉन्स कहते थे। ओके, थैंक यू। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको और चैप्टर्स पढ़ने हैं, मैं अपलोड कर दूँगी। थैंक यू।